मनोज बड़ी तेजी से भाग रहा है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसे एक पुरानी कोठी नजर आती है। मनोज उसमें घुस जाता है। उस कोठी में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। बाल बाल बच गया। अगर आज पकड़ा जाता ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। कब तक ऐसे ही भागोगे? भाग कर जाओगे कहाँ तक? आज नहीं तो कल इसका जुर्माना भरना ही होगा तुमको। कब तक ऐसे ही चोरी करते रहोगे बताओ? वो बुजुर्ग औरत समझ जाती है कि मनोज एक चोर है। वो बुजुर्ग औरत उससे पूछती है, चोरी क्यों करते हो? क्या वजह है चोरी की? लालच या फिर मजबूरी? लालच के वजह से मैं चोरी नहीं करता। ये मेरी मजबूरी है। मेरी 10 साल की लड़की है जिसकी तबीयत बहुत खराब रहती है और कस्बे में दवाई बहुत महंगी बिकती है। इसीलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय चोरी के। अम्मी, मेरी बेटी शिवानी को छोड़कर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बहुत अच्छी मैगी बनाती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? जी, भूख तो लगी है मुझे। वो बुजुर्ग औरत मनोज को अपने हाथों से मैगी बना कर देती है। वो पहले क्या करता था उस बारे में पूछती है। पहले मैं कस्बे में मिल्कशेक बेचा करता था, लेकिन वो धंधा भी बंद पड़ गया। इसीलिए मैं अपने बच्चे के खातिर मैं चोरी करने लग गया। बुजुर्ग औरत उससे कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर तुम्हें चोरी छोड़नी होगी और जिस से तुमने पैसे चुराए हैं उन्हें जाकर वो पैसे वापस करने होंगे। अम्मी जी, मेरी मदद कीजिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। तुम अपना काम बाएं हाथ से करते हो या दाएं हाथ से? जी, मैं अपना काम दाएं हाथ से करता हूँ। फिर ठीक है। बुजुर्ग वो चम्मच मनोज को देती है। वो कोई ऐसा वैसा चम्मच नहीं था, वो जादुई चम्मच था। ये जादुई चम्मच है। आज से तुम नया काम शुरू करना। मेरे घर से मैगी ले जाओ और मैगी मिल्कशेक बनाना शुरू कर दो। और याद रखना, इस चम्मच को हमेशा अपने दाएं हाथ से इस्तेमाल करना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी। मनोज चम्मच और कुछ मैगी लेकर घर चला जाता है। घर में उसकी बेटी शिवानी बहुत बीमार थी। शिवानी को देखकर मनोज उससे कहता है, तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे अब्बू सब संभाल लेंगे। पापा, मुझे क्या हुआ है? मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ? तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं कल से मैगी बेचना शुरू कर दूंगा। मगर पापा, आपको मैगी बनानी आती है? नहीं बेटा, अब वो कल ही जाकर देखना पड़ेगा। एक अच्छी अम्मा ने मुझे मैगी मिल्कशेक बेचने के लिए कहा है, तो मैं कल से मैगी मिल्कशेक बेचना शुरू कर दूंगा। अगली सुबह मनोज अपने ठेले पर पहुंच जाता है और बुजुर्ग औरत के दिए हुए चम्मच से मैगी को मिलाने लगता है। जब वो मैगी मिल्कशेक बना रहा था, तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। फिर से मिल्कशेक का धंधा शुरू कर दिया? मिल्कशेक तो मगर इस कस्बे में बिकती नहीं है, तो क्यों फिर से धंधा शुरू कर रहे हो? ये सिर्फ मिल्कशेक नहीं है, ये मैगी मिल्कशेक है। मैगी मिल्कशेक? लाओ जरा मैं भी चख कर देखूं कि तुम कैसी मिल्कशेक बनाकर कस्बे में बेच रहे हो। हाँ, अभी देता हूँ। मनोज उस आदमी को मैगी मिल्कशेक का एक बोल देता है। वो आदमी जैसे ही उसे खाता है, उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है, वाह मनोज भाई वाह, ये तो बहुत ही लजीज है। इसे खाकर मानो दिल को सुकून मिल गया। लाओ भाई, एक प्लेट और बनाकर दे दो। जी, अभी देता हूँ। धीरे धीरे करके मनोज की मैगी मिल्कशेक अच्छे से बिकने लगी। मनोज सबके चुराए पैसे भी वापस कर देता है। बस जमींदार के पैसे वापस करने बाकी रह गए थे। मनोज जमींदार के घर जाता है और उससे कहता है, जमींदार साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आपके पास से कई दिनों पहले कुछ पैसे चुराए थे। मैं आपको वो पैसे वापस देने आया हूँ और साथ में दुकान की मैगी मिल्कशेक भी लेकर आया हूँ।
बताओ, मेरे घर से तुमने पैसे चुराए और मुझे पता भी नहीं चला। मेरे पास पैसे इतने हैं, इसीलिए मैं भूल ही जाता हूँ। मगर तुमने मेरे घर से चोरी की थी, मैं तुम्हें ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। उसके 2 गुने पैसे लाकर देने होंगे तुम्हें। जी, मैं 2 गुने पैसे लेकर आया हूँ। जिसके घर से मैंने पैसे चुराए थे उन सबको मैं 2 गुनी पैसे ही दे रहा हूँ, और साथ में अपनी मैगी मिल्कशेक भी। मनोज जमींदार को पैसे वापस दे देता है। जमींदार हैरानी में पड़ जाता है कि ये मनोज के पास इतने पैसे आए कैसे। वो ये सब चुराए हुए रकम का दुगना वापस कर रहा है। जमींदार अपने चेले गुल्लू को बुलाता है। ए गुल्लू, ये कस्बे का चोर मनोज अचानक से इतना रईस कैसे हो गया? आखिर किसके घर पे इतना बड़ा डाका डाला है इसने? डाका नहीं, धंधा खोला है मनोज ने, मैगी मिल्कशेक का, जो पूरे कस्बे में मशहूर हो गया है। मैंने सुना था कि उसकी मैगी मिल्कशेक खा के ही दिल में एक सुकून मिल जाता है। अच्छा, जरा मैं भी तो चक्कर देखूं इस मैगी मिल्कशेक को। जमींदार मैगी मिल्कशेक को चक्कर देखता है। वो कितना लजीज है ये मैगी मिल्कशेक। अब समझ में आया कि क्यों इस मनोज के पास इतने पैसे आए हैं। मालिक, तो फिर क्या सोच रहे हैं आप? कोई ना कोई तो राज जरूर होगा जो वो इतना लजीज मैगी मिल्कशेक बना रहा है। जाओ गुल्लू, जरा देख कर आओ क्या माजरा है। गुल्लू अगले दिन मनोज की दुकान पर जाता है, ये देखने कि वो मैगी मिल्कशेक को किस तरह से बनाता है। पहुंचते ही वो मनोज से कहता है, अरे मनोज, लाओ भाई, मुझे 1 प्लेट मैगी मिल्कशेक देना। हाँ गुल्लू, अभी देता हूँ। मनोज गुल्लू को 1 प्लेट मैगी मिल्कशेक देता है। मिल्कशेक खाते खाते गुल्लू मनोज से सवाल पूछता है। अरे मनोज भाई, एक बात बताओ, तुम इतनी लजीज जो मैगी मिल्कशेक बनाते हो, उसका राज क्या है भाई? उसका राज ये चम्मच है, ये जादुई चम्मच है। उस कढ़ाई का खाना बहुत ही लजीज हो जाता है। क्या है इस चम्मच में? मनोज गुल्लू को अपनी बेटी से लेकर उस बुजुर्ग औरत तक का सारा किस्सा बता देता है, और गुल्लू सारी बातें सुनकर जाकर जमींदार को बता देता है। तो ये माजरा है गुल्लू, मुझे वो चम्मच चाहिए। मैं खुद का मैगी मिल्कशेक का धंधा शुरू करना चाहता हूँ। तो मालिक, आपने आगे क्या सोचा है? हम दोनों उसके दुकान में जाकर उससे वो चम्मच चुरा लेंगे। चोर के घर पर चोरी। मालिक, आप तो बड़े चोर निकले। चुप रहो और रात होते ही मेरे साथ चलना। रात होते ही जमींदार और गुल्लू दोनों मिलकर मनोज की दुकान में घुस जाते हैं और उस चम्मच को ढूंढने लगते हैं। फिर तभी गुल्लू को वो चम्मच नजर आ जाती है। मालिक, ये देखिए, वो जादुई चम्मच यहाँ पर रखा हुआ है। तो देख क्या रहा है बुद्धू, उठा कर लेकर आ। अगली सुबह जब मनोज अपनी दुकान पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसका चम्मच नहीं रखा होता है। वो हर जगह अपनी चम्मच को ढूंढता है, मगर उसे वो चम्मच कहीं नजर नहीं आता। आज पहली बार था जब उसकी बेटी उसके साथ दुकान तक चल कर आई थी। बेटा, मैंने यहीं पर वो चम्मच रखी थी, लेकिन मुझे वो चम्मच कहीं नजर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं पापा, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ पूरी तरह। आज से हम दोनों साथ मिलकर खूब मेहनत करके पैसे कमाएंगे। ऊपर वाले ने दिया, ऊपर वाले ने लिया, ऊपर वाले का ही कुछ होगा। और दूसरी ओर जमींदार और गुल्लू दोनों मिलकर खुद की मैगी मिल्कशेक की दुकान खोलते हैं। मगर एक बात उनमें अलग थी। जमींदार और गुल्लू दोनों ही बाएं हाथ से अपना काम किया करते थे। बुढ़िया ने चम्मच देते वक्त मनोज से कहा था, अच्छा है तुम दाएं हाथ से काम करते हो, क्योंकि अगर बाएं हाथ से काम करते तो ये चम्मच उल्टा काम करता। औरत वहाँ से गुजरती है और जमींदार की मैगी मिल्कशेक को देखकर वहाँ पर रुक जाती है। अरे जमींदार साहब, आपने भी मैगी मिल्कशेक बेचना शुरू कर दिया? जी हाँ, पूरे कस्बे में सबसे बेहतरीन मैगी मिल्कशेक मैं बनाता हूँ।
उस मनोज से भी अच्छा। अगर ऐसा है तो मुझे भी खिलाइए ना ये मैगी मिल्क शेक। जी अभी खिलाता हूँ। ए गुल्लू, एक प्लेट गर्मा गर्म मैगी मिल्क शेक दे इन्हें। जी मालिक। गुल्लू एक प्लेट मैगी मिल्क शेक निकाल कर ग्राहक को दे देता है। दिखने में तो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। जैसे ही वो औरत एक चम्मच उस मैगी मिल्क शेक का निवाला खाती है, वैसे ही उसके पेट में दर्द होने लगता है। छी, ये क्या खिला दिया आपने मुझे? इतना गंदा मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं खाया। अब जमींदार होकर अपने ग्राहकों को इतना गंदा खाना खिलाते हो। अरे गुल्लू, जरा मुझे चखने के लिए देना। उसे खाते ही वो गुल्लू से कहता है, छी गुल्लू, तुमने बनाने के बाद इसे चखा नहीं था क्या? जब ये सब हो रहा था तभी वहाँ पर प्रधान और मनोज आ जाते हैं और जमींदार से कहते हैं, जमींदार, जिस चम्मच को तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो चम्मच मनोज का है, उसे वो चम्मच वापस कर दो। नहीं प्रधान जी, आपको तो पता है कि ये मनोज चोरी किया करता था, इसने ये चम्मच मुझसे चुरा लिया था, मैंने बस मेरा सामान मुझसे वापस लिया है। झूठ, साफ साफ झूठ, क्योंकि ये चम्मच मेरे पूर्वजों का है जिसे मेरे अम्मी ने मनोज को दिया था। वो बुजुर्ग औरत प्रधान जी की माँ थी और रात के वक्त प्रधान जी गांव के काम से लेट घर जा रहे थे। तभी उन्होंने जमींदार और गुल्लू को मनोज की दुकान से बाहर निकलते हुए देखा था। मैंने कुछ नहीं किया प्रधान जी, मैंने तो सब कुछ जमींदार जी के कहने पर किया था। मुझे माफ कर दीजिए प्रधान जी। अभी के अभी तुम दोनों को कस्बे से निकाला जाता है। जमींदार और गुल्लू दोनों को प्रधान जी गांव से बाहर निकाल देते हैं और मनोज के पास वापस उसकी चम्मच आ जाती है। अक्षरपुरी गांव में मंगरू अपनी अम्मी माया के साथ रहा करता था। इस गांव में हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें हर इंसान को थी, मानो ये खानदानी बद्दुआ हो। मंगरू अपनी 60 साल की अम्मी को व्हील चेयर पर बिठाकर बढ़ई के दुकान पर ले जा रहा था। क्या हाल चाल है मंगरू? आज अम्मी जी के साथ यहाँ कैसे आना हुआ? वो भैया, आपने ये जो व्हीलचेयर हमें दी है ना, ये कुछ ठीक नहीं है। अभी महीना भर भी नहीं हुआ इसे बना के और ये फिर खराब हो गई। अरे पूरा कस्बा भी तो यही इस्तेमाल कर रहा है। तुमने ये खरीदी थी 2 साल पहले, तो अब खराब तो होगी ना। बेटा बढ़ई, तुम्हारे अब्बू जो व्हील चेयर बनाते थे वो तो इतने मजबूत होते थे कि 2 खानदान इस्तेमाल कर ले। वो क्या है ना, वो अब्बू बनाते थे चाची। देखो भैया, नहीं लेना है तो बता दो, वरना जब पैसे आए तब आ जाना। चलो मंगरू, और परेशान करना ठीक नहीं। दोनों वहाँ सरपंच के घर की ओर निकल पड़ते हैं। आओ मंगरू। प्रणाम अम्मी जी, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अभी बढ़ई की दुकान से लौटे हैं, कोई मदद नहीं मिली। अगर हो सके तो कोई पुराना व्हील चेयर हो तो मुझे दे दो। आप फिक्र मत करिए, इस साल जो व्हील चेयर बांटेंगे ना, उसमें से एक आपको भी दे दूंगा। सरपंच जी, एक बात पूछूं? पूछो पूछो, क्या बात है? जब तक हम इस बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तुम लोग सब जवान लोग हो, कोशिश करना कि तुम्हारे बुढ़ापे में इसका कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लो। ठीक है सरपंच जी, चलो अब मैं चलता हूँ। मंगरू अपने घर की तरफ लौट जाता है। बढ़ई जो सिर्फ अपने फायदे के लिए खराब व्हील चेयर बना रहा था, उससे मंगरू बहुत ही उदास था। रात हो चुकी थी और माया के सोते ही मंगरू नदी किनारे टहलने चला जाता है। मंगरू नदी किनारे बैठकर पत्थर मार रहा था और खुद से बातें कर रहा था। पता नहीं क्या दिक्कत है इस कस्बे में, उम्र 50 तक पहुंची नहीं कि लोगों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और वो बढ़ई लोगों की जरूरत है तो चीजों को जानबूझ के ऐसे बनाता है कि जल्दी खराब हो जाए ताकि लोग उससे बार बार खरीदे। तभी नदी से एक महिला की चिल्लाने की आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ बचाओ! अरे कौन है? क्या हुआ?
चिल्लाते हुए वो आवाज बाहर आ जाती है और पता चलता है कि कोई घायल मगरमच्छ है जिसके पैरों में मछुआरों का कांटा घुसा है। अरे मेरी अम्मा, ये क्या है? मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मंगरू को बहुत डर लगता है, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर उस मगरमच्छ की पीड़ा दूर करने के लिए चला जाता है। मंगरू उस मगरमच्छ के पैरों से वो कांटा निकाल देता है और एक कपड़े से उस घाव को बांध देता है। लो, अब ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तभी वो मगरमच्छ एक सुंदर जल कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई और मंगरू से मुस्कुराकर कहने लगी, मैं एक जल परी हूँ। मुझ पर एक बहुत ही बड़ा श्राप था। मैंने अपने रूप के अहंकार में ही एक ऋषि को बुरा भला कहा था और उनका अपमान किया था। तब से उन्होंने मुझे एक श्राप दिया था कि मेरा भयानक मगरमच्छ जैसा चेहरा हो जाएगा और कोई एक बहुत दयालु और नेक इंसान होगा जो कि इस रूप को देखकर भी मेरी मदद करेगा। अब मैं श्राप मुक्त हो पाऊंगी। साहस, धीरज, शील सब है तुम में। इन सब गुणों से खुश होकर मैं तुम्हें इच्छा मांगने का अवसर देती हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता देवी, पर आप यदि चाहे तो इस कस्बे में जो बीमारी लगी है हड्डियों की, वो मिटा दे तो ठीक रहेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तथास्तु। तुम्हारे घर के पास एक कुआं आ जाएगा। उस कुएं में दूध से बनी चीजें तुम अपनी इच्छा से निकाल सकते हो। पर उससे कस्बे की मदद कैसी होगी देवी? दूध हड्डियों के लिए पहले से ही फायदेमंद है, मगर ये ताकती दूध, चाहे इससे पियो या फिर इसके आसपास रहो तो सारी दिक्कतें जड़ से खत्म कर देगा। ध्यान रहे मगरू, ये तुम्हारे गुण देखकर मैंने दिया है। इसका इस्तेमाल सिर्फ तुम्हारी इच्छा से ही हो सकता है। अब मैं जाती हूँ, खुश रहो। मगरू बड़ी खुशी से अपने घर पहुँचा और पाया कि वहाँ पर एक कुआं है और उसमें सफेद दूध है। जय हो देवी की। अगले दिन मगरू पंचायत बुलाता है और सभी मगरू के घर के बाहर खड़े रहते हैं। वहाँ गांव के लोगों के साथ सरपंच, बढ़ई और सोमनाथ मिस्त्री भी मौजूद था। आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको एक जरूरी काम से बुलाया है। सुनने में तो बहुत जरूरी लगता है, पर आखिर बात क्या है? जिस हिसाब से बता रहे थे उतनी ही जरूरी बात हो तो अच्छा होगा। अपना कीमती वक्त यहाँ जो दे रहा हूँ। हाँ भाई, बिल्कुल जरूरी है। ये जो कुआं दिख रहा है ना, एक जलपरी ने कस्बे की हालत देखकर ये दूध का कुआं दिया है। ये मेरे हिसाब से जो भी दूध के चीजें मैं इस कुएं से निकालूं, उसके इर्द गिर्द रहकर पूरे कस्बे की हड्डियां ठीक हो जाएंगी और ये पुश्ते वाली बीमारी गायब हो जाएंगी। मजाक है क्या? ये जरूरी बात थी जिसके लिए तुमने सबको बुलाया। मैं जानता हूँ कि ये वरदान और श्राप की बातें मानना मुश्किल है। आप लोग खुद उस कुएं के दूध से दूध को चख कर देख लीजिए। मंगरू की बात सुनकर सभी गांव वालों ने कुएं में झांक कर देखा और पाया कि सही में उसमें दूध है। सब चकित रह गए। फिर मंगरू ने बाल्टी से दूध निकालकर सबको दूध पिलाया। मेरी उम्र भी बुढ़ापे को पार करने वाली थी, जहाँ वो हड्डियां जवाब दे दे, पर इस दूध को पीते ही थोड़ा असर जरूर महसूस हुआ। हाँ प्रधान जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम मंगरू की बात मान ले तो हमें इस पुश्तैनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ सोमनाथ, और मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर हर घर को इस दूध से बने हुए पनीर से बनाएं। मेरे हिसाब से ये पनीर के रूप में बाहर आएगा और भरा हुआ रहेगा। ठीक है मंगरू। सभी बड़े खुश थे और अगले ही दिन सब मिलकर घर में पनीर बनाने लगे। मानो गांव में एक खुशी की नई लहर आई हो। मानो गांव के लोगों में एकता का जन्म हुआ हो। हर कोई देखना चाहता था कि पुश्तों से चली आ रही इस बीमारी का कैसा होगा और वो कितना सुगम होगा। मिस्त्री और सरपंच मगरू के घर बैठे थे। माया भले ही डंडे की मदद से चल रही थी,
पर अब वो चल पा रही थी। सिर्फ 2 महीनों में इतना सुधार हुआ है कि पूछो मत। हाँ सरपंच जी, अगर सब ठीक रहा तो सिर्फ 2 साल में ये दिक्कत जड़ से खत्म हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी को कभी दिक्कत ही नहीं होगी। पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि वो बढ़ई, उसने मेरी नाक में दम करके रखा है। कहता है कि मैं कस्बे की मदद ना करूं। बचपन की दोस्ती की कस्में देना और उसके काम नहीं बना तो रिश्ता खत्म करने की धमकियां देने लगा। ये तो फिक्र की बात है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है सरपंच जी? तुम भोले हो बेटा मंगरू, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हो। अगर सबकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी तो उसका धंधा तो चौपट हो जाएगा ना। मगरू कुछ सोचने लगा पर उसने जवाब नहीं दिया। कुछ कहते क्यों नहीं मंगरू? अगर कोई बात है तो हमें बताकर मन हल्का कर लो। नहीं, शायद हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पर वो क्यों? अगर असल में बढ़ई कुछ करने की कोशिश करेगा तो हम भी समझ जाएंगे। मैं बढ़ई पर अभी भरोसा रखना चाहता हूँ और अगर कोई दिक्कत आई तो उसका असर कस्बे पर नहीं होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो मंगरू। सब अपने घर चले गए और मगरू गांव में दूध बांटने निकल गया। देखते ही देखते शाम हो गई। बड़े ही कुएं के पास एक बाल्टी में कुछ लेकर खुद से बातें कर रहा था। आया बड़ा मेरा धंधा चौपट करने वाला। लोगों का नेता बनने का बहुत शौक है ना। ये सारा केमिकल डालकर इस पूरे दूध को खराब कर दूंगा, फिर देखते हैं। बड़े ही पूरी बाल्टी कुएं में खाली करने लगा था। तभी अचानक उसी कुएं के ऊपर वही सुंदर जल कन्या प्रकट हो गई। इस दुनिया में कर्मों का बड़ा खेल है। चाहो या ना चाहो, जानकर करो या अनजाने में, पर कर्म करे बिना जिंदगी नहीं चलती। कौन हो तुम और कहना क्या चाहती हो? कहना मैं ये चाहती हूँ कि अगर कर्म करने ही हैं तो अच्छे करो, वरना खराब कर्मों का प्रतिफल बहुत ही कड़वा होता है। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें मत करो। कौन देगा मुझे सजा? तुम्हारी भ्रष्ट सोच और कर्मों का एक ही उपाय है। मैं तुम्हें ये बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हारी हड्डियाँ लचीली हो जाएंगी और तुम खुद का वजन भी नहीं उठा पाओगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन लोगों को ये परेशानी है वो कैसे झेलते हैं। और ये बद्दुआ तभी टूटेगी जब कोई इंसान जो कि बिल्कुल भ्रष्ट ना हो और नेक हो, वो तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हारी करतूतों को जानकर भी माफ कर देगा। वड़ई किसी लचीली चीज की तरह जमीन पे गिर गया और जल कन्या वहां से गायब हो गई। बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। मंगरू तभी सोमनाथ के साथ वहां पहुंचा और देखा कि वड़ई किसी लचीली वस्तु की तरह जमीन पर गिरा हुआ है। अरे भाई बढ़ई, ये क्या हुआ तुम्हें? भैया बचा लो, मुझे माफ कर दो, इस श्राप से मुक्त कराओ। पर तुमने ऐसा किया क्या है? वो बड़ई रोते रोते सारी बातें बताता है। सोमनाथ बड़े गुस्से में कहता है, लेकिन तुम्हारा काम माफ करने जैसे बिल्कुल नहीं है। माफ कर दो, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। तुम्हें यह समझना होगा कि खराब होने के कारण तुम्हें यह श्राप मिला है। लोगों की दर्द का फायदा तो तुमने उठाया ही, लेकिन जैसे ही वो दर्द से दूर होने लगे तो फिर तुमने उन्हें फिर से उस दर्द में झोंकने की कोशिश की। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। जब खुद पर बीतती है तब समझ में आ रहा है मेरे अब्बू लोगों की इतनी मदद क्यों करते थे। ठीक है, मैं बिना किसी शर्त के तुम्हें माफ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे अंदर का इंसान जाग जाए। तभी वड़ई ठीक हो गया और हाथ जोड़कर मगरू को प्रणाम करने लगा। इस रहस्य के कई सालों बाद गांव की ये पुश्तैनी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई।